IVM। भारतीय क्रिकेट में आज एक नए युग की शुरुआत होगी, एक नया अध्याय जुड़ेगा क्योंकि एक नई जोड़ी आज से T20 फॉर्मेट में भारतीय क्रिकेट को आगे लेकर जाएगी। जगह जयपुर है और सामने न्यूजीलैंड है और जाहिर सी बात है इस नई जोड़ी के सामने एक बड़ी चुनौती है इस टीम को हराना। नमस्कार, खेल नीति पर आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव मिश्रा। आज बात करेंगे रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ की जोड़ी की, जो एक नए युग की शुरुआत कर रही है, या यूं कहें विराट कोहली और रवि शास्त्री के अच्छे काम को आगे ले जाने का काम ये जोड़ी करेगी। क्योंकि हमेशा बहुत नेगेटिव बातें होती हैं, लेकिन आज हम खेल नीति पे बहुत पॉजिटिव बात करेंगे और ये अपने क्रिकेट एक्सपर्ट से जानने की कोशिश करेंगे कि रवि शास्त्री और विराट कोहली ने जो नींव रखी है भारतीय क्रिकेट की पिछले 4-5 सालों में, उसको उस पर बुलंद इमारत की जो निर्माण की बात की जाती है, बनाने की बात की जाती है, उसके लिए राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा क्या कुछ करने वाले हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक झलक भी कल नजर आई, जब बड़े पॉजिटिव तरीके से रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ ने लोगों के सवालों का जवाब दिया। और शायद जयपुर पहली तस्वीर या पहली झलक हमें दिखा देगा कि इस टीम के इंटेंट क्या है, ये किस तरह की टेम्पलेट के साथ क्रिकेट खेलना चाहते हैं। क्योंकि कल रोहित शर्मा ने एक बड़ी बात की थी कि एक अलग तरीके की टेम्पलेट आपको नजर आएगी T20 फॉर्मेट में। अब इन तमाम मुद्दों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ राजकुमार शर्मा जी हैं, विराट कोहली के कोच और दिल्ली टीम के हेड कोच। साथ ही अयाज मेमन हमारे साथ है, वरिष्ठ पत्रकार। अयाज सर, रोहित शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने भी सुना होगा, पढ़ा भी होगा। टीम कॉम्बिनेशन और इन तमाम चीजों पे बात तो आगे होगी, बट एक चीज अच्छी नजर आई। एक तो जो उन्होंने टेम्पलेट की बात की कि एक टेम्पलेट, एक अलग तरीके के टेम्पलेट के साथ वो T20 फॉर्मेट खेलने की कोशिश करेंगे, यानी कि बाकी की टीमों को कॉपी नहीं करेंगे, एक अपना फॉर्मूला लेके आएंगे रोहित शर्मा। कैसे आप देखते हैं इस स्टेटमेंट को? राजीव, दो चीजें। एक तो पहली बात ये, द्रविड़ और रोहित में जो केमिस्ट्री नजर आई है वो बहुत अच्छी है, वो पॉजिटिव केमिस्ट्री है। अब अल्टीमेटली जो है, जैसे कहते हैं, प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज इन द ईटिंग। जो मैदान पे किस तरह से केमिस्ट्री ट्रांसलेट होती है, किस तरह से प्लेयर्स परफॉर्म करते हैं, वो देखना है। क्योंकि जैसा आपने बताया कि जो इमारत शास्त्री ने और विराट ने खड़ी की है वो बहुत एक्चुअली मजबूत है। अगर आप बाइलैटरल सीरीज देख ले, ICC टूर्नामेंट निकाल दे, हटा दे, तो फिर विनिंग परसेंटेज इंडिया का बहुत अच्छा रहा है। और ये बहुत से लोग भूल जाते हैं कि अल्टीमेटली आपको जाके मैचेस जीतने पड़ते हैं, तभी आपका रिकॉर्ड परसेंटेज बढ़ता है। अब क्या है ऐसा कि आप मेजर मल्टीनेशनल टूर्नामेंट्स में नहीं जीत पाए, और क्या ये दौर जो नया आया है वो हमें जिता सकेगा नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन जहां तक टेम्पलेट का सवाल है, देखिए मुझे लगता है कोई एक टेम्पलेट है नहीं T20 क्रिकेट में। ऑस्ट्रेलिया की टेम्पलेट न्यूजीलैंड से अलग थी और हमने देखा कौन सी टेम्पलेट वहां पर सक्सीड हुई। पहले ऐसा लगा था कि न्यूजीलैंड की टेम्पलेट जो है सफल होगी, वो हुआ नहीं। उससे पहले लगा कि इंग्लैंड या पाकिस्तान की जो टेम्पलेट है वो सक्सीड होगी, वो हुआ नहीं। तो टेम्पलेट जो है जरूरी है, लेकिन टेम्पलेट बनती है आपकी जो ताकत है उस पर, आपके पास जो प्लेयर्स है, आपका जो कॉम्बिनेशन बन सकता है। आप किसी और का टेम्पलेट लेकर अपने आप को अडेप्ट करने जाएं, आपके पास वैसे रिसोर्सेज नहीं है, तो वो टेम्पलेट तो फेल हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा। तो ये देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हाल में जो स्क्वाड नजर आ रहा है मुझे, देखिए उसमें से 4-5 प्लेयर जो बड़े दिग्गज प्लेयर है वो तो है नहीं। विराट नहीं है, बुमराह नहीं है, शमी नहीं है, रविंद्र जडेजा नहीं है। तो इनको निकाल के टेम्पलेट बनाना ये एक बहुत कठिन बात है, इजी नहीं है। और जो कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश होगी, इसमें 4 या 5 ओपनिंग बैट्समैन है, आप किसको मिडिल ऑर्डर में खिलाएंगे, किसको फिनिशर, ये सब जो है चैलेंजेस है द्रविड़ और रोहित के सामने। होम एडवांटेज है जरूर, लेकिन ना भूलें कि T20 फॉर्मेट में एक हद तक होम एडवांटेज काम करता है। इंडिया जब ऑस्ट्रेलिया गई तो ऑस्ट्रेलिया को हराया T20 में, इंडिया जब न्यूजीलैंड गई तो न्यूजीलैंड को हराया T20 में। तो होम एडवांटेज टेस्ट मैचेस में ज्यादा होता है, ODIs में थोड़ा उससे कम होता है, और T20 में तो लगभग बराबर का हो जाता है। तो ये सब चैलेंजेस है, और न्यूजीलैंड की टीम फाइनल में खेलते हुए आई है। मोमेंटम जो है उनका, या उनका भी कॉन्फिडेंस लेवल काफी हाई है। तो बहुत ये एक चैलेंजिंग सिचुएशन है, मैं मानता हूँ, रोहित और द्रविड़ के लिए। और ये चैलेंज खुद के लिए भी है राजकुमार सर, क्योंकि मैं अभी विनिंग परसेंटेज देख रहा था। तमाम लोग विराट को क्रिटिसाइज करते थे T20 में, बट एक्चुअली वो दुनिया के सबसे सक्सेसफुल T20 कैप्टन है। 60% से ज्यादा मैचेस उन्होंने जीते हैं। मतलब भारत के लिए जो सबसे ज्यादा मैच जीते उनके बाद वो महेंद्र सिंह धोनी है, 53% मैच है। तो ये अपने आप में एक बड़ा एक तरह से कहा जाए खुद के लिए भी चैलेंज है कि आप विराट की जगह कप्तानी तो करने आ रहे हैं, राहुल द्रविड़ रवि शास्त्री की जगह आ तो रहे हैं, बट वो जो इतना सक्सेस
उन्होंने गेन किया है, उसको मैच करना भी अपने आप में एक बड़ा चैलेंज होगा। बिल्कुल होगा राजीव, और ये भली बात ही जानते होंगे दोनों, रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ भी। लेकिन अच्छी बात है कि एक अच्छी नींव बना कर दी है विराट कोहली और रवि शास्त्री ने। तो अब वहां से आगे फर्दर लेकर जाना है, तो चैलेंज बहुत बड़ा नहीं है। मेरा मानना है कि एक स्टैब्लिश टीम है जो अच्छा कर रही थी, कंसिस्टेंटली अच्छा कर रही थी। तो आपको यहाँ से उसको पॉजिटिव वे में आगे वे फॉरवर्ड लेके जाना है। और मुझे लगता है कि राहुल द्रविड़ जैसी शख्सियत है तो वो इसमें जरूर कामयाब होंगे। और रोहित को हमने देखा है मुंबई की कप्तानी करते हुए कि शानदार कप्तानी की है उन्होंने इस फॉर्मेट में। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा परेशानी होनी चाहिए रोहित को। और यहाँ पर एक इंडियन टीम है जो कि मुझे लगता है कि काफी यंगस्टर्स हैं उसमें, और उनको मोल्ड करना और उन्हें गाइड करना बहुत मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि अच्छी क्रिकेट खेलकर वो लोग यहाँ तक पहुंचे हैं और जी। काफी प्रतिभावान खिलाड़ी हैं। अगर आप हमारे यंगस्टर्स देखें तो मुझे पूरी आशा है कि रोहित और राहुल की जोड़ी जहां से विराट और रवि ने छोड़ा है, आगे उसी तरह प्रोग्रेस करती नजर आएगी। और अयाज सर, बड़ा इंटरेस्टिंग राहुल द्रविड़ ने अपने मोमेंट शेयर किए। उनका कहना है कि जब वो कप्तान थे तो रोहित शर्मा ने उनके अंडर में डेब्यू किया था इंटरनेशनल क्रिकेट में। और वो उन्होंने ये भी कहा कि कभी उन्होंने सोचा भी नहीं था कि हम 14 साल के बाद इकट्ठे काम कर रहे होंगे। तो ये भी एक अच्छी फीलिंग है जो राहुल द्रविड़ ने एहसास कराया रोहित शर्मा को। बेशक है। और देखिए मेरे ख्याल से ये जो है ना, ये अगर आप एसोसिएशन या रिलेशनशिप बनाते हैं इस तरह की, तो मेरे ख्याल से इसमें सिर्फ फायदा ही हो सकता है, नुकसान नहीं होगा। क्योंकि एक बहुत अच्छी शुरुआत हुई है, दोनों एक दूसरे को एक्नॉलेज करते हैं, मानते हैं, और दोनों की क्रेडेंशियल्स बहुत जबरदस्त है। राहुल द्रविड़ का बिल्कुल। कंट्रीब्यूशन बहुत ही भरपूर रहा है इंडियन क्रिकेट के लिए, नॉट ओनली एज अ प्लेयर बट एनसीए के हेड, इंडिया अंडर 19 कोच, इंडिया 25 कोच वगैरह। लगभग सब प्लेयर्स को आप देख रहे हैं इस टीम में। मेरे ख्याल से शायद रविचंद्रन अश्विन और बस शायद यही एक प्लेयर होंगे जिनके जो ज्यादा एसोसिएट नहीं रहे राहुल के साथ एज अ प्लेयर और एज अ अंडर 19, बट वो वगैरह नहीं खेलते थे। लेकिन उनके उनकी एडवाइस, कौन सा ऐसा क्रिकेटर है इस एज ग्रुप में जो नहीं लिया है। और रोहित का जो कैप्टनसी का रिकॉर्ड है, हम जानते हैं कि मुंबई इंडियंस के लिए बेमिसाल रहा है। 5 टाइटल्स जीते उन्होंने, एशिया कप जिताया है। तो एक मैं हमेशा कहता हूं कि मुंबई स्कूल ऑफ क्रिकेट से जो आता है, वो भले कैप्टन हो या ना हो, उनका एक्सपीरियंस बहुत रिच हो जाता है, क्योंकि उनके इर्द गिर्द ऐसे प्लेयर्स हैं जो इंडिया के लिए या तो लीड किए या भरपूर खेले इंडिया के लिए, तो उनसे बहुत कुछ हासिल करने को मिलता है। अब तो खैर फुटप्रिंट क्रिकेट का पूरे देश भर में फैल गया है, लेकिन जो एडवांटेज मिलता है, मैं अभी भी मानता हूँ कुछ हद तक मुंबई क्रिकेटर्स को, वो बहुत बड़ा एडवांटेज होता है। ये रोहित शर्मा को पूरी तरह से प्राप्त हुआ है। उसके अलावा 10 साल से वो इंडिया के लिए खेलते आ रहे हैं। थोड़ा बहुत अंदर बाहर रहे हैं, इनसाइड आउट, अगर टेस्ट क्रिकेट का अगर आप देखें, लेकिन व्हाइट बॉल क्रिकेट में आज सब जानते हैं कि शायद उनसे बेहतर कोई बल्लेबाज नहीं है। तो ये सब चीजें जो है वो टीम के लिए एडवांटेज है। और मेरे ख्याल से अगर ये सीरीज अच्छी चलती है, यानी कि भले ही आप कहते हैं न्यूजीलैंड विलियमसन नहीं है, रेस्ट कर दिए गए हैं, वो भी थोड़े ओवरवर्क्ड है वगैरह, जो भी है, T20 फॉर्मेट में आप लॉटरी भी है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर आपको स्टार्ट अच्छा मिले, विनिंग मोमेंटम अच्छा मिले, तो बहुत जरूरी भी है। क्योंकि ना भूले कि नेक्स्ट वर्ल्ड कप टूर्नामेंट केवल 1 साल के बाद है। 2 साल का टाइम, 2 साल का टाइम नहीं है आपके पास कि 1 साल आप बहुत कुछ ट्राई करते रहें। तो मुझे इसीलिए ये टेम्पलेट भी आपको जो बनाना है, बहुत जल्द बनाना होगा, क्योंकि आपके पास बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट करने के लिए वक्त नहीं है। हर्ष जैन का एक बड़ा अच्छा स्टेटमेंट मैं कह सकता हूँ, ये कह रहे हैं राजकुमार सर आपके लिए है। उनका कहना है कि हमेशा विराट की कैप्टनसी को क्रिटिसाइज करते हैं, बट हम भूल जाते हैं कि उन्होंने सिर्फ आईसीसी के 4 ट्रॉफी में कप्तानी की है। और महेंद्र सिंह धोनी का हम एग्जाम्पल तो देते हैं, बट वो 9 आईसीसी ट्रॉफी में कप्तानी कर चुके हैं और सिर्फ 3 जीते हैं। तो ये भी समझना चाहिए दर्शकों, हालांकि अब वो छोड़ चुके हैं T20 फॉर्मेट की कप्तानी, बट ये बात तो जहन में लोगों को भी रखनी चाहिए। और ये बड़ा अच्छा स्टेटमेंट उन्होंने दिया है। बिल्कुल, ये बहुत अच्छे स्टार्ट हैं जो कि शायद बहुत कम लोगों को मालूम है राजीव। मैं कह रहा हूँ शायद 90% लोगों को ये स्टार्ट नहीं मालूम होगा। तो बहुत शानदार हर्ष जैन जी आपने ये स्टार्ट दिया है जो आगे भी कोट करने के काम आएगा। तो लेकिन अच्छी बात ये है यहाँ पर अगर आप देखें टीम बिल्डिंग की, मेरा ये था कि प्रोसेस क्या था जब रवि और विराट थे। तो आप देखिए वो एक ऐसी टीम उन्होंने बिल्ड की है जो कि कभी भी इतना मतलब हमारी टीमों में इतना आत्मविश्वास नहीं नजर आता था कि हम सेना कंट्रीज में जाके
उनको हराएं, उनकी आंख में आंख डालकर खेलें, वो एक कॉन्फिडेंस जो दिया है इस जोड़ी ने, वो बहुत लाजवाब है। जो बॉडी लैंग्वेज के साथ भारतीय टीम खेलती थी, ऑस्ट्रेलिया में बाउंस बैक किया, 2 सीरीज उनको हराई, इंग्लैंड में जीते, साउथ अफ्रीका में जीते, तो वो सब चीजें पहले मिसिंग थी। और कभी भी ये एक विश्वास ही नहीं होता था कि भारत ऐसा कर सकता है। आप फिटनेस लेवल देखिए भारतीय टीम का, तो वो बहुत ही लाजवाब हो गया है। और हम अब जी पा रहे हैं, स्टैंडर्ड हमारे इतने इम्प्रूव हुए हैं, तो कुल मिला के बहुत सारे अचीवमेंट राजकुमार सर से हैं इस वापस जोड़ी के। बातचीत करेंगे। जी 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 जी, पूरी करें सर, मुझे लग रहा है थोड़ा ऑडियो की प्रॉब्लम हो रही थी। हाँ, तो मैं यही कह रहा हूँ, तो उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है दोनों का। और विराट ने जो एक जी कल्चर बनाया था, मुझे पूरी आशा है कि रोहित उस कल्चर को आगे बढ़ावा देंगे और उसी तरह की भारत एग्रेसिव क्रिकेट खेलेगा जैसे जी विराट के टाइम में खेली गई। और स्टैट्स बताते हैं कि विराट ने क्या अचीव किया है। तो देखिए, क्रिटिसिज्म जब आप किसी भी बड़ी पोस्ट पे होते हैं तो आपका होता ही है, और आप कुछ को नजरअंदाज करके आगे बढ़ते जाना होता है। और वही शायद विराट ने किया। उसने कभी भी अपने क्रिटिसिज्म की परवाह नहीं की, कुछ जिम्मेदारी लेकर क्रिकेट खेली और कप्तानी जी। वाली पारियां खेली हैं, और जितने मैचेस अपने दम पर जिताए हैं, वो एक अलग स्टार्ट है और वो बिल्कुल। लाजवाब है। तो चलिए इसी नोट पर एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तो दोनों जोड़ियों में से रिस्पेक्ट किसको ज्यादा ड्रेसिंग रूम में मिलेगी, इस पे बातचीत करेंगे और फिर कॉम्बिनेशन पे भी आ जाएंगे। आज क्या कॉम्बिनेशन खेलेगा और केन विलियमसन कप्तानी नहीं करेंगे। तो टीम सऊदी का भारत के खिलाफ रिकॉर्ड बेहद खराब है, क्या ये एक बड़ा एडवांटेज के तौर पर इसको रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ लेंगे, इस पे बातचीत करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होता है। Don't you think that if everyone around you is getting smart, you better be smarter? Hey there, I'm the traveling professor Siddharth Deshmukh, and I'm back with season 2 of my podcast to make you smarter. Smarter with Sid. What's this season's focus about? Well, it's about 10-minute nuggets that will make you stand out at work. It's time to go from smart to smarter. Tune in every Tuesday and Thursday and become smarter with Sid. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं और सुन रहे हैं खेल नीति। आया सर, अब क्योंकि स्टार स्टडेड एक तरह से कहा जाए आपका मैनेजमेंट रहता है, इससे पहले रवि शास्त्री, विराट कोहली T20 फॉर्मेट में, अब राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा, यानी इन जोड़ी में से कोई भी ड्रेसिंग रूम में घुसे, आप चेयर छोड़ने पे तो मजबूर हो ही जाएंगे एक बार। बेशक, देखिए दोनों के जो क्रेडेंशियल्स है, जैसे एक कहते हैं ना सीवी अगर आप बनाएं तो ये सीवी देखते ही जो प्लेयर है वो खड़ा हो जाएगा, क्योंकि दोनों के पास बहुत जबरदस्त अचीवमेंट्स है। देखिए, मेरे ख्याल से जिस तरह से और बिल्कुल सही बताया राजकुमार ने कि एक कल्चरल चेंज लाया था रवि शास्त्री और विराट कोहली ने, वो उनकी पर्सनालिटी थी। अब ये इनकी पर्सनालिटी उनसे अलग होगी, और ये जरूरी नहीं है कि जो पहले जो गए उनकी पर्सनालिटी में ही आप घुल के चले, लेकिन जो कल्चर किया गया है, किस तरह से मैच को अप्रोच करना चाहिए, किस तरह से जीतने की कोशिश करनी चाहिए। रवि शास्त्री और विराट कोहली काफी हद तक उनकी अप्रोच ये थी कि अगर मेरे पास थोड़ा सा भी चांस है जीतने का, आई विल टेक दैट रिस्क, भले इसमें ऐसा हो कि मैं शायद हार भी जाऊं, लेकिन मैं वो जीतने का रिस्क लूंगा। यानी कि बहुत बिल्कुल डिफेंसिवनेस नहीं था उनकी कैप्टनसी में या उनके कोचिंग में या उनके जो अप्रोच था। और ये मेरे ख्याल से इस वजह से काफी फायदा हुआ है, उपलब्धि हुई है। अगर आप पिछले आईसीसी टूर्नामेंट्स को निकाल दें, और विराट कोहली का जहां तक सवाल है तो आईपीएल को निकाल दें, तो कंसिस्टेंसी ऑफ परफॉर्मेंस और टीम का अचीवमेंट बहुत हाई है। 4-5 साल तक नंबर 1 रही टीम इन टेस्ट क्रिकेट, नंबर 1, 2 या 3 रही ओडीआई और T20 में। ऐसा परफॉर्मेंस केवल अभी फिलहाल अगर आप देखें तो न्यूजीलैंड का बनता है पिछले 2.5 साल में, और कोई टीम इस तरह से मैच नहीं कर सकी, और सब फॉर्मेट्स में। और एक जो आप एटीट्यूड जो कहते हैं, जो एक स्वभाव होता है प्लेयर्स का, किस तरह से वो मैदान पे उतरते हैं, तो लोग ज्यादा इस पे स्पॉटलाइट डालते थे कि विराट कोहली देखें हमेशा जो है जोश में नजर आते हैं और इन योर फेस है, और प्लेयर्स से जो है सामने वाले से भिड़ जाते हैं वगैरह वगैरह। लेकिन मेरे ख्याल से उनसे बेहतर स्पोर्ट्समैनशिप किसी कभी भी हार में उन्होंने सामने वाली टीम को क्रेडिट हमेशा दिए, और अपने प्लेयर्स को कभी भी ब्लेम नहीं किया है। ये बहुत बड़ी बात है। आप बहाने बहुत बना सकते हैं हारने के लिए, और काफी मैचेस हारे भी है विराट ने, ये नहीं है कि नहीं हारे, लेकिन ये नहीं है कि आपने बहाना बना दिया कि ये ऐसा है वो वैसा है इसलिए हम हार गए, हमारे प्लेयर्स जो है
बबल में है, फिटनेस बबल में सब है। तो ये जो है एक मेरे ख्याल से एक जो कल्चर है, ये बहुत अच्छा कल्चर है, इस पे चलना चाहिए। भले ही आपकी पर्सनैलिटी अलग हो, ये जरूर है कि आपका एक्सप्रेशन जो है फील्ड पे, रोहित का जो एक्सप्रेशन है वो बिल्कुल विराट से अलग होगा, और द्रविड़ का तो बेशक अलग होगा रवि शास्त्री से। लेकिन 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 ये नहीं है कि राहुल द्रविड़ अग्रेसिव नहीं है, आक्रामक नहीं है। एज अ कोच एंड एज अ कैप्टन, एज अ सिलेक्टर, जो टीम सिलेक्ट करेंगे प्लेइंग 11, वो भी सोचेंगे जीतने के लिए, क्योंकि आजकल का जो माहौल हो गया है, मॉडर्न क्रिकेट का माहौल जो है, आप मैदान पे अगर उतरते जीत के लिए नहीं उतरते तो आप डेफिनेटली हार जाएंगे। ये है, कोई भी फॉर्मेट हो, टेस्ट में भी अगर हो, आप ये सोच के चलेंगे कि मैं किसी तरह मैच बचा के निकल जाऊं यहाँ से, तो 99% आप वो मैच हार जाएंगे। जब हम लोग क्रिकेट कवर करना शुरू किए थे और राजकुमार खेल रहे थे, तब ये होता था कि भाई यार कहीं से भी ये मैच से निकल जाए, पतली गली से, कोई बड़ी टीम हो तो। आजकल तो हल्की टीम भी आपको हरा देगी अगर आप ऐसा सोचोगे। तो ये एक चेंज आया है, और इस चेंज को किस तरह से कोप करेंगे आप, प्लेयर्स का माइंडसेट कितना पॉजिटिव होना चाहिए, मेरे ख्याल से बहुत अच्छा जो है एस्टैब्लिश करके गए हैं विराट और शास्त्री। और ये ना भूलें कि अब तक जो है रोहित T20 कैप्टन है, शायद ODIs के भी कैप्टन बन जाए, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि व्हाइट बॉल कैप्टन एक होता है और रेड बॉल कैप्टन दूसरा होता है। पर टेस्ट क्रिकेट में तो 7-8 प्लेयर्स वही होंगे जो विराट के साथ खेलेंगे। तो एक सीमलेस, और कोच वही है द्रविड़, तो उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि एक तरह से सीमलेस होना चाहिए ट्रांजिशन, कि आप व्हाइट क्रिकेट से अगर आप रेड बॉल क्रिकेट में जाते हैं तो इतना कल्चर शॉक नहीं होना चाहिए कि आप मैच खेल ही नहीं पाए। तो ये जिम्मेदारी बनेगी डेफिनेटली राहुल द्रविड़। अच्छा सर, राजकुमार सर से टीम कॉम्बिनेशन पे बात करूं उससे पहले एक छोटा सवाल और ध्यान में आता है कि राहुल द्रविड़ की अचीवमेंट्स क्या कुछ ड्रेसिंग रूम पे ऐसा डालेंगी, जो कुछ उनके एक्सपीरियंसेस हैं, चाहे वो 2001 की पार्टनरशिप की बात कर लें, या जो जबरदस्त बैटिंग की है उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में, खास तौर से लेजेंड है इंडियन क्रिकेट के, उनकी प्रेजेंस क्या कुछ इफेक्ट डालेगी, उनकी पर्सनैलिटी क्या कुछ इफेक्ट डालेगी ड्रेसिंग रूम में? डेफिनेटली उनकी पर्सनालिटी बहुत ज्यादा इफेक्ट डालेगी, क्योंकि उनका एक अप्रोच है, उनका एक लाइफस्टाइल अप्रोच है, एक फिलोसफी है गेम के लिए भी और जिंदगी के लिए भी, जो बहुत अलग है, जैसे हम सब जानते हैं। और जैसे मैंने कहा कि वो बिल्कुल डिफरेंट है फ्रॉम रवि शास्त्री। ये नहीं है कि एक अच्छा है और एक बुरा है, लेकिन अप्रोच डिफरेंट है। राहुल द्रविड़ का हर बच्चा, जो जितने भी ये करंट प्लेयर्स हैं फिलहाल टीम में, वो सब राहुल द्रविड़, तेंदुलकर, लक्ष्मण, गांगुली, सहवाग को देख के बड़े हुए हैं, जहीर खान को। तो ये इनके हीरोज हैं। हमारे जमाने में होते थे गावस्कर, कपिल देव, महेंद्र अमरनाथ वगैरह, तो उस जनरेशन के प्लेयर्स उनको देखकर बड़े हुए थे। ये जनरेशन के प्लेयर राहुल द्रविड़ का हर एक इनिंग्स, कहाँ कहाँ उन्होंने क्या किया है, कौन सी जगह सेंचुरी बनाई है, नहीं बनाई है, सब इनको पता होगा। उसके अलावा क्रिकेट सर्किट पे सबको पता है कि किस तरह से उन्होंने नेशनल क्रिकेट एसोसिएशन को हैंडल किया है, इंडिया अंडर 19 में कोचिंग किस तरह से की है, क्योंकि बहुत सारे प्लेयर अंडर 19 और अंडर 25 से आए, और इज्जत इस तरह से बढ़ती। देखिए, इज्जत आप या तो डिमांड करेंगे एज अ कोच और एज अ कैप्टन, या आप अर्न करेंगे, उसको कमाएंगे। वो आपके परफॉर्मेंस से, आपके कम्युनिकेशन से, आप किस तरह से किस प्लेयर से बर्ताव रखते हैं, किस तरह से उसको आगे बढ़ाते हैं, उसका करियर आगे बढ़ाते हैं, ये सब चीजें मैटर करती है। और सक्सेसफुल कैप्टन और कोच वही होता है। ब्रेंडन मैकलम का मैं मिसाल दूं आपको। ब्रेंडन मैकलम बहुत ही आक्रामक बल्लेबाज थे, और उनकी कैप्टनसी से टर्न अराउंड आया न्यूजीलैंड के क्रिकेट में। लेकिन केन विलियमसन बिल्कुल अलग कैप्टन है उनसे। उनका अप्रोच जो है बड़ा थॉटफुल है, वो बड़े सुलझे हुए अंदाज में खेलते हैं। T20 में, ODIs में, टेस्ट क्रिकेट में देखेंगे आपका उनका अलग अलग किरदार होता है, और वो अपने आप में बिल्कुल काबू में है। तो यही सब चीजें जो है ये पर्सनालिटी पे डिपेंड करती है। बिल्कुल राजकुमार सर, क्योंकि केन विलियमसन का नाम ले लिया आया सर ने, तो हर्ष जैन का एक सवाल है कि विलियमसन की एब्सेंस क्या न्यूजीलैंड को हर्ट करेगी? डेफिनेटली हर्ट करेगी। उनके मेन प्लेयर हैं वो, अगर आप देखें उनकी बल्लेबाजी उन्हीं के अराउंड रिवॉल्व करती है। और सबसे अच्छी बात है कि बहुत श्रूड कैप्टन है वो, तो कहीं ना कहीं न्यूजीलैंड जरूर मिस करेगा उनका एक्सपीरियंस, उनकी बल्लेबाजी। और ये एक टीम सऊदी अब लीड करेंगे, तो उनके लिए एक कठिन परीक्षा होगी, क्योंकि इंडियन कंडीशंस में इंडिया के खिलाफ T20 खेलना बहुत आसान नहीं होता है। तो यहाँ पर विलियमसन नहीं खेल रहे हैं, तो न्यूजीलैंड के लिए एक बहुत बड़ा ये झटका है कि वो नहीं है, क्योंकि बल्लेबाजी और कप्तानी दोनों में ही न्यूजीलैंड मिस करेगा उनको।
राजकुमार सर, एक और सवाल है आपके लिए कि क्या वेंकटेश अय्यर ओपन कर सकते हैं रोहित के साथ और के राहुल नंबर 3 पे आ सकते हैं? लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन क्या चेक करना चाहेगी ये नई टीम मैनेजमेंट? देखिए, कर सकते हैं। अब यहाँ पे बिल्कुल अब मैं भी एक ऐसे एक्सपेक्ट ही करूंगा कि क्या होगा। अभी पहले थोड़ा सा मुझे आइडिया होता था कि क्या वो कॉम्बिनेशंस होते हैं या क्या होने चाहिए। तो अब ये नई जोड़ी है, क्या थॉट प्रोसेस है इनका, जैसा अयाज भाई भी कह रहे हैं कि एक नई जोड़ी है, एक नई सोच है अब भारतीय क्रिकेट में कि किस तरह ये जाना चाहेंगे, एग्रेसिव क्रिकेट खेलना चाहते हैं, न्यू कमर्स को किस तरह ट्राई करना चाहते हैं, कैसे उनको कॉन्फिडेंस दिया जाएगा कि आप टीम के लिए खेलिए, आप बड़े बड़े शॉट्स के लिए आपको लिबर्टी है अपने शॉट्स खेलने की। तो बहुत सारी चीजें इसमें वो इंक्लूड होंगी कि क्या आप स्ट्रेटेजी किस तरह क्रिकेट खेलना चाहते हैं। और वहीं पर वेंकटेश अय्यर भी एक बहुत बड़े किरदार साबित हो सकते हैं, क्योंकि एक ऑलराउंडर की तरह उनको देखा जा रहा है। डोमेस्टिक क्रिकेट में उनका प्रदर्शन अच्छा रहा है, लेकिन राजीव, वो डोमेस्टिक क्रिकेट में वो एमपी के लिए मिडिल ऑर्डर में भी खेल चुके हैं। तो ये देखना जरूरी होगा कि वो कहाँ कंफर्टेबल हैं और टीम को कहाँ पर उनकी जरूरत है। लेकिन हाँ, ये एक एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है। एक और सवाल आया सर, आया हुआ अर्पण का, और बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है कि एज अ फैन क्या हमें बहुत ज्यादा बायलैटरल सीरीज जीतने पे नहीं ध्यान देना चाहिए, हमें नहीं सोचना चाहिए, और उससे ज्यादा एक टीम बनाने पे के प्रोसेस पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जैसा कि आपने भी कहा कि वर्ल्ड कप बहुत नजदीक है। देखिए, टीम बनाने के लिए तो बायलैटरली खेलेंगे ना। आप जैसे न्यूजीलैंड के खिलाफ अभी 3 मैचेस खेल रहे हैं, वहीं से आप शुरू कर रहे हैं टीम बनाने के लिए। ये नहीं है कि आप टीम बनाते रहे ऑफलाइन एनसीए में बैठ के टीम बनाएंगे और सीधा टूर्नामेंट में जाएंगे, ऐसा तो होता नहीं है। क्योंकि अल्टीमेटली आप टेस्ट जो परीक्षा होती है प्लेयर्स की, वो एक्चुअल कॉम्पिटिटिव मैच में होती है, इंटरनेशनल मैचेस में होती है। डोमेस्टिक में आप बहुत बड़े रन बना लिए, बहुत सारी विकेट्स ले लिए, लेकिन अगर आप मैच में अगर आपको स्टेज फ्राइट हो गया, जो है आपका एक तरह से आप खेल नहीं सके, तो फिर उसका कोई मतलब नहीं होता है। तो फिर यही बायलैटरल सीरीज आपके काम आती है कि आप परखते हैं, आप टेस्ट करते हैं कि प्लेयर्स जो है टाइट सिचुएशन में किस तरह से खेलते हैं, इजी सिचुएशन में क्या वो एडवांटेज किस तरह से ले सकते हैं, वगैरह वगैरह। तो मेरे ख्याल से इनका प्रोसेस तो ऑलरेडी मुझे लगता है कि शुरू हो गया है। मैदान में उतरने से पहले कैप्टन और कोच में बातचीत हुई होगी। जैसा राजकुमार ने कहा कि एक नई सोच है। सोच जो है वो मैदान में उतरने के बाद नहीं होती, मैदान में उतरने से पहले सोच शुरू हो जाती है। तो ये सब चीजें जो है, और मेरे ख्याल से रोहित और राहुल द्रविड़ दोनों ही जानते हैं कि समय बहुत कम है, 1 साल का समय है। और अगर आप देख लें बायलैटरल T20 सीरीज भी आप ज्यादा से ज्यादा 8, 9, 10 मैचेस खेलेंगे, आप 50 मैचेस नहीं खेलने वाले। जी, टोटल 21 मैच है हमारे पास इस साल में। 21 इस साल में 21 मैच है। हाँ, 21 मैचेस है। उसमें आपको 20, 25, 26 प्लेयर्स की जो स्क्वाड होती है, या 30 तक आप एक्सटेंड करेंगे, उन सबको आप ट्राई करेंगे, उनका डोमेस्टिक परफॉर्मेंस देखेंगे वगैरह। तो बहुत ज्यादा मेरा मानना ये है कि एक एटलीस्ट लगता ऐसा है कि ध्यान और सोच इसी तरफ है कि आप किस तरह से जो कह रहे हैं लूजली कि टेम्पलेट बनाना है। टेम्पलेट इस तरह से बनता है कि आप पहले पर्सनल देखते हैं कि कौन प्लेयर्स आएंगे, उसके बाद टेम्पलेट बनता है। अगर आपके पास प्लेयर्स सही नहीं मिल रहे हैं तो आप टेम्पलेट क्या बनाएंगे? आप टेम्पलेट में प्लेयर्स को नहीं फिट कर सकते, आप प्लेयर्स आएंगे तो उसके बाद टेम्पलेट बना सकते हैं। अयाज सर, आपके लिए सवाल है। हर्ष जैन जी का कह रहे हैं कि अयाज सर की प्लेइंग 11 क्या होगी आज? देखिए, मुझे लगता है मैं वेंकटेश अय्यर को खिलाऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है राहुल और रोहित तो है ही नंबर 1 और 2 मेरे हिसाब से। वेंकटेश अय्यर, जैसा राजकुमार ने कहा कि एक्चुअली एमपी के लिए मिडिल ऑर्डर में खेले हैं, इस मैच में रविंद्र जडेजा जैसा ऑलराउंडर है नहीं जो नंबर 6 पे आए और या 7 पे आए, 6 पे आए एक्चुअली, जो बैटिंग भी कर ले, बॉलिंग भी कर ले। तो ही इज एक्चुअली अ गुड फिट देयर, वेंकटेश अय्यर। हालांकि वो स्पिनर नहीं है, लेकिन मीडियम पेसर है और थोड़ी गेंद को हिलाते हैं, वॉबल करवाते हैं। और सूर्य कुमार यादव, श्रेयस अय्यर जो है 3, 4, पंत 5, वेंकटेश अय्यर 6 वगैरह। तो फिर मेरे ख्याल अब यह है ईशान किशन को इन 3 मैचेस में भी चैलेंज ये है, चुनौती ये है कि आपको मैचेस जीतने भी है। जैसे राहुल द्रविड़ ने कल ही कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कहा कि जो भी आप जितना भी सोच रहे, अल्टीमेटली मैचेस भी जीतना है ना। आप ये एक्सपेरिमेंट करते रहे और मैचेस हारते गए और फिर 1 साल के बाद पता चला कि कोई टीम बनी नहीं है। तो आपको मैचेस भी जीतना है। आपको अगर मैचेस जीतेंगे तो आपको मौका बनता है कि आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। अगर आप पहली 2 मैच जीते हैं तो तीसरी मैचेस में आप प्लेयर्स को एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। लेकिन आप पहली 2 मैचेस हार गए तो भी थोड़ा बहुत आप एक्सपेरिमेंट करेंगे। लेकिन
ऐसा नहीं है कि आप होलसेल एक्सपेरिमेंट हर मैच में करते जाएं। ये तो यानी ये बेवकूफी होगी, इसमें कोई सेंसिबिलिटी नहीं है। राजकुमार सर, इसमें मैं एक प्लेइंग 11 पढ़ रहा हूँ, एक नामी हुई वेबसाइट है और उन्होंने क्योंकि ये लोग जयपुर में है और इन्होंने जो टीम देखी नेट सेशन देख के उन्होंने बनाई है कि रोहित शर्मा, ईशान किशन ओपन करेंगे, नंबर 3 पे के राहुल, 4 पे सूर्य कुमार यादव, श्रेयस अय्यर को 5 पे रखा है इन्होंने, ऋषभ पंत 6 पे, अश्विन 7 पे, हर्षल पटेल या भुवनेश्वर कुमार में से कोई एक 8 पे, देन मोहम्मद सिराज 9 पे, दीपक चहर 10 पे और यजुवेंद्र चहल 11 पे। अब क्या इस टीम के साथ आप जाएंगे? इसमें वेंकटेश अय्यर को नहीं रखा था। काफी बैलेंस टीम लग रही है राजीव। जरूरी नहीं है कि वेंकटेश अय्यर खेलें, और मुझे लगता है कि श्रेयस अय्यर को शायद उनसे पहले मौका दिया जाएगा, क्योंकि वो एक एस्टेब्लिश्ड प्लेयर हैं और काफी अच्छा प्रदर्शन रहा है उनका। अनफिट होने की वजह से वो बाहर हुए थे टीम में, लेकिन शानदार वापसी की है उन्होंने अपने बेहतरीन प्रदर्शन की वजह से दिल्ली के लिए। तो मुझे लगता है कि वो उनसे पहले खेलेंगे और कुछ हद तक यही कॉम्बिनेशन लगेगा इस मैच में, क्योंकि फास्ट बॉलिंग में बड़ा इंटरेस्टिंग होगा देखना कि क्या हर्षल पटेल, आवेश खान, सिराज ये तीनों खेलते हैं, क्योंकि तीनों बिल्कुल न्यू कमर होंगे, एक तरह से बहुत इनएक्सपीरियंस होंगे, और भुवी का ना खेलना। लेकिन मेरा मानना है कि हमें इन तीनों को ट्राई जरूर करना चाहिए, क्योंकि इन्होंने शानदार प्रदर्शन किया है। मोहम्मद सिराज तो अभी भी मुश्ताक अली में खेल रहे थे और शानदार गेंदबाजी की थी उन्होंने हैदराबाद के लिए। तो मुझे लगता है कि यही तीनों खेलेंगे और साथ में अक्षर पटेल, और टॉसअप होगा अश्विन और चहल के बीच में। तो चलिए, ये कॉम्बिनेशन राजकुमार सर का, अयाज सर का भी कॉम्बिनेशन आपने सुना, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि सैयद मुश्ताक अली में ऋतुराज गायकवाड़, जिन्होंने लगातार अर्धशतकीय पारियां खेली, उनको आप नजरअंदाज कैसे करेंगे? इस पर आगे बातचीत करेंगे। एक और छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। A wise man once said, traveling, it makes you speechless, then turns you into a storyteller. Well, listen to such travel stories and experiences exploring India on the Musafir Stories with us, Saif and Faiza. Catch us on the IVM website, app, or wherever you get your podcasts from. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। ऋतुराज गायकवाड़, वो नाम जो भारतीय क्रिकेट के भविष्य के तौर पर देखा जा रहा है। अयाज सर, अगर हम फ्यूचर की तरफ देख रहे हैं तो ऋतुराज गायकवाड़ जैसे बल्लेबाज को आप कैसे प्लेइंग 11 से बाहर रखेंगे? ये बड़ी समस्या होगी टीम मैनेजमेंट के सामने। 5 अर्धशतकीय पारियां लगातार खेली है उन्होंने बैक टू बैक। अब ये दुविधा ये है कि आप कहाँ उनको फिट करेंगे, क्योंकि क्या है कि ऋतुराज गायकवाड़, वेंकटेश अय्यर दोनों आए हैं इस स्क्वाड में एज ओपनिंग बैट्समैन, क्योंकि इतना अच्छा परफॉर्मेंस उन्होंने किया है आईपीएल में, वहां से उनके ऊपर स्पॉटलाइट आया और वो टीम में लाया। अब आप 5-6 ओपनिंग बैट्समैन को एक साथ तो नहीं खिला सकते, तो उनको या तो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन में कन्वर्ट करना पड़ेगा या उनको साइड में रखना पड़ेगा और बाद में कहीं मौका देंगे। अगर राहुल और रोहित, उनके ऊपर तो कोई डाउट नहीं है कि वो टीम में रहेंगे, तो क्या किसी को रेस्ट करवाएंगे? क्योंकि एक और चीज जो है जो जिसपे राहुल द्रविड़ ने बड़ी बात की है और वो अपने को अपने जहन में रखनी चाहिए, वो है कि वर्कलोड मैनेजमेंट, हर प्लेयर का वर्कलोड मैनेजमेंट। और ये राहुल द्रविड़ की एक्चुअली ताकत है, स्ट्रेंथ है, कि बहुत ही मेटिकुलस है, बहुत सूझबूझ के साथ वो अब तक मेरे ख्याल से वो पिछले आने वाले 2 साल का पूरा प्रोग्राम आइटिनरी देख लिए होगे और उसकी तहकीकात पूरी कर ली होगे, और ये अभी से उनके जहन में होगा कि किस प्लेयर को कितना यूज करना है, क्योंकि आपके जो बड़े प्लेयर्स हैं उनको हमेशा फ्रेश रखना है और ताकि वो मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस दे सके। तो उनके ऊपर इतना आप बोझा नहीं डाल सकते कि वो हर मैच में जा रहे हैं और कहीं ना कहीं बड़ा टूर्नामेंट आता है तो उनके पास एज ही नहीं है, वो थके हुए हैं, मेंटली थके हुए हैं या फिजिकली थके हुए हैं। इस तरह से मैनेजमेंट जो है ये राहुल द्रविड़ की असली ताकत है। तो मेरे ख्याल से हम ये देखेंगे अक्सर कि थोड़ा बहुत चेंजेस हो रहे हैं, कुछ बड़े प्लेयर्स भी जो है थोड़े रेस्ट किए जाएंगे। सब ओवरऑल स्ट्रेटेजी की इसलिए बनेगी, ओवरऑल स्ट्रेटेजी के बड़े बड़े टूर्नामेंट्स आए तो आपके मेन प्लेयर्स जो हैं वो आपको फुल्ली फिट, मेंटली एंड फिजिकली फुल्ली फिट मिले। राजकुमार सर, भुवनेश्वर कुमार के लिए सीरीज, एक सवाल भी आया था कि क्या डू एंड डाई सीरीज है भुवनेश्वर कुमार के लिए? पिछले 2 सालों से बिल्कुल ऑफ कलर हैं और शायद सेलेक्टर्स ने उनको आखिरी मौका दिया है न्यूजीलैंड के खिलाफ। बिल्कुल राजीव, एक अच्छा मौका है भुवी के लिए अपने आप को रीस्टेब्लिश करने का, क्योंकि हम श्रीलंका सीरीज से ही देख रहे हैं कि उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा है। कुछ फिटनेस की भी प्रॉब्लम मुझे लग रही है कि वो पूरी तरह शायद फिट नहीं थे। उसके बाद आईपीएल में भी कोई
बहुत धमाकेदार उनका प्रदर्शन नहीं रहा। तो जो एक्सपेक्टेशंस भुवनेश्वर कुमार से की जाती थी कि वो गेंद स्विंग करते हैं, अच्छा उनका स्विंग होता है, नई बॉल से विकेट लेते हैं, तो कहीं ना कहीं वो नदारद नजर आ रहा है। अभी बिल्कुल भी भुवी अपने पुराने उसमें नहीं नजर आ रहे। तो आशा करता हूं कि इस सीरीज में पुराना भुवनेश्वर कुमार नजर आएगा, जो गेंद को स्विंग कराता दिखेगा और शुरुआती विकेटें लेंगे, क्योंकि फिटनेस मुझे लग रहा है अगर वो पूरी तरह फिट होंगे तो बहुत यूजफुल होंगे और वो कहीं ना कहीं प्रूव करना चाहेंगे अपने आप को और एस्टेब्लिश करना चाहेंगे वापस T20 टीम में। या सर, क्योंकि फाइनल मुकाबले में बड़ी पिटाई हुई ईश जोड़ी की भी और मिस सैटनर भी कुछ खास नहीं कर पाए थे। अब जब आप भारत खेलने आते हैं तो आपके स्पिनर्स बहुत पीक पे होने चाहिए अगर आपको भारत को भारत में हराना है। क्या ये एक डिसएडवांटेज के साथ न्यूजीलैंड शुरू करेगी? एक तो फाइनल वो हारे, उस सदमे से भी उभरे नहीं होंगे कि सामने भारत में खेलना है, और ईश जोड़ी और मिस सैटनर कोई बहुत अच्छे टच में नजर नहीं आ रहे। या देखिए, स्पिनर्स को अच्छी फॉर्म में, अच्छे लय में रहना बहुत जरूरी है, और न्यूजीलैंड को एक झटका बैठा है फाइनल में, क्योंकि दोनों ही बॉलर्स कुछ खास नहीं कर पाए। विलियमसन नहीं खेल रहे हैं, लेकिन उसका फ्लिप साइड अगर आप देखें तो 7-8 ऐसे प्लेयर्स हैं जो लगातार आईपीएल खेलते आ रहे हैं, वो कंडीशन जानते हैं, इंडियन प्लेयर्स को जानते हैं, टिम साउदी, ट्रेंट बोल्ट, लॉकी फर्गुसन, मिच सैंटनर, ये दोनों ही गेंदबाज नहीं है सर, बोल्ट भी नहीं है, फर्गुसन भी नहीं है। फर्गुसन आ गया नहीं, मैं अभी खबर पढ़ रहा हूँ कि विलियमसन, बोल्ट, कॉनवे एंड फर्गुसन इसके बिना खेलना है न्यूजीलैंड। अच्छा, तो फिर तो बड़ा झटका है, क्योंकि अगर साउदी भी नहीं है, पर एडम मिल भी जो है वो खेले हुए हैं इंडिया में, और तो यानी इनके पास एक्सपीरियंस है, और इनके पास ये एक कॉन्फिडेंस बूस्टर ये है कि फाइनल तक पहुंचे थे। ये जरूर है कि हार गए ऑस्ट्रेलिया से और वन साइडेड मैच होगी, एक तरफा मैच हुई, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो ये कॉन्फिडेंस रहेगा कि हम इंडिया से बेटर परफॉर्म किए थे, और इंडिया की टीम में भी 4-5 प्लेयर जो बड़े प्लेयर्स है वो नहीं है, तो एक मौका बनता है, एक अपॉर्चुनिटी है। अब उसको किस तरह से एक्सपेक्ट करते हैं देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। राजकुमार सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस उम्मीद के साथ कि भारतीय टीम बहुत बिना भय के क्रिकेट खेलेगी और जयपुर में जय जय करती नजर आएगी। आप भी खेल नीति के साथ जुड़े, रोज सुबह 9:30 पर खेल नीति के यूट्यूब चैनल और IVM के फेसबुक पेज पर। इसके अलावा मुझसे जुड़ सकते हैं और अपने सवाल भेज सकते हैं। @राजीवेश मेरा ट्विटर हैंडल है, और अयाज सर से भी आप सीधे सवाल भेज सकते हैं @cricketwalla पर। इसके अलावा खेल नीति का हर एपिसोड आप सुन सकते हैं IVM ऐप पर, IVMpodcast.com पर, गाना, स्पॉटिफाई, सावन, गूगल पॉडकास्ट या अन्य IVM पॉडकास्टिंग नेटवर्क पर। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और आपने ढेर सारे सवाल भेजने के लिए। Hey, it's been another great week on the IVM Podcast Network. On the Edges and Sledges Cricket Podcast, it's a double century episode. Ashwin, DJ and Varun are joined by our special guest Nikhil Chopra. They talk about the last few games of the T20 World Cup and where it all went wrong for Team India. Two of the most cherished things about festivals are food and memories. On KBCD, Farad and Sunhetru take you on a trip down memory lane. It's lined with great food and joyful moments. On The Habit Coach, Ashton is joined by Sriram, the author of Happiness Habits, the Urban Professional's Guide to Good Living. They discuss how to make happiness a habit in today's world. On Tere Mere Raste, Keshav takes us to the city of Warangal. Legend has it that the entire city was carved with one rock. And on The Wire Talks, Siddharth talks to Ghazala Wahab, executive editor of Force magazine. They discuss her new book, Born a Muslim, Some Truths About Islam in India. Do follow us on social media. We're IVM Podcast on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. And do follow us on YouTube. We have a number of different channels. You can find them on ivmpodcast.com/YouTube, where you'll be able to take a look at all of the channels we have. And finally, we'd like to thank our sponsors this week: Cred, Bank of Baroda, Quarter, CoinSwitch, Kuber, Slay Coffee, Intel, and Oxfam India. Thank you so much. You make this possible. Habits? Routines? How exactly do they help us get better? Well, to simplify it for you, tune in to the Habit Coach podcast. I am Ashton Doctor, and I'm going to be here to help you get better daily with some simple, easy-to-do habits that you can easily adapt to your life. So tune in to the Habit Coach podcast from Monday to Friday, because I believe that awesome lives start with awesome habits.